जय हिंद दोस्तों। मैं विपिन गुप्ता स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल विपिन ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 साइंस की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यह समझने वाले हैं, इस चैप्टर में हम यह पढ़ने वाले हैं कि जो एटम होता है वह कैसे मिलकर बना होता है, या जो एटम होता है वह क्या होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जो रिलेशन है वह क्या होता है, यह सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, एटम क्या है? सबसे पहले जो एटम है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो सबसे पहले क्या था, एटम जो था उसको एक इंडियन फिलोसोफर थे, एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कनद। महर्षि कनद ये थे अराउंड 500 बीसी, अराउंड 500 बीसी में यह बताया इन्होंने कि जो मैटर होता है, क्या बताया कि जो मैटर होता है वह स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर क्या होता है, बना होता है। और इन्हीं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को इन्होंने क्या कहा, परमाणु। इन्होंने इसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को इन्होंने परमाणु नाम दिया। ठीक है, तो इन्होंने वैसे क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो मैटर होता है, पदार्थ जो होता है, इसको अगर डिवाइड किया जाए, इतना डिवाइड किया जाए कि जो इसके पार्टिकल्स हैं उनका फर्दर डिवीजन पॉसिबल ना हो। एक ऐसी स्टेज आएगी, उस स्टेज पर जो पार्टिकल्स होंगे मैटर के, उनका फर्दर जो डिवीजन है वो पॉसिबल नहीं होगा। और इन्हीं पार्टिकल्स को इन्होंने परमाणु नाम दिया। ठीक है, इन्होंने परमाणु नाम दिया। इसी सेम टाइम ग्रीक के फिलोसोफर्स थे, ग्रीक फिलोसोफर्स जो क्या था, एक थे डेमोक्रिटस एंड लुसिफस। डेमोक्रिटस एंड लुसिफस सेम टाइम नियरली 500 बीसी में ही यह बताया कि जो मैटर होता है वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इन पार्टिकल्स को अगर हम डिवाइड करते रहें, इनका फर्दर डिवाइडेशन किया जाए, एक स्टेज ऐसी आएगी जिस स्टेज पर इनको और डिवाइड करना संभव नहीं होगा। उन्होंने उन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को क्या बोला, एटम कहा। क्या कहा, एटम। एटम का इंग्लिश में मीन होता है इनडिविजिबल, ओके। एटम का इंग्लिश में मीन होता है इंडिविजिबल। तो सबसे अब एक चीज आती है जो कि वनडे एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है कि जो एटम है, एटम वर्ड सबसे पहले किसने बनाया, सबसे पहले एटम वर्ड का यूज किसने किया? तो फर्स्ट यूज एटम का, या हु कॉइंड द वर्ड एटम, ठीक है, हु कॉइंड द टर्म एटम, तो क्या है, डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस साहब ने बताया कि जो एटम है वो सबसे पहले नाम किसने दिया, डेमोक्रिटस ने। तो ये चीज आप याद रखिए कि जो एटम है उसको सबसे पहले एटम डेमोक्रिटस ने ही कहा था। ओके, अब ये चीज ऐसे ही, अब देखिए ये सब चीजें क्या चल रही थी, इसी प्रकार से चल रही थी। इनका कोई अभी एक जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था। ठीक है, ये सब चीजें ऐसे ही चल रही थी, मतलब दार्शनिक रूप से चल रही थी, एक फिलोसॉफी थी, सोच थी, बस एक विचार था, बस ऐसे ही चल रही थी, इनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंटोनी एल लवोइजियर। एंटोनी एल लवोइजियर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉज दिए। इन्होंने 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के
दो नियम दिए, दो लॉज दिए, जिन्होंने ये जो केमिकल लॉज थे इनके, इन केमिकल लॉज ने केमिस्ट्री की फील्ड में एकदम क्रांति ला दी, एक रिवोल्यूशन टाइप में हुआ केमिस्ट्री में। इसीलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। एंटोनी एल लवाइसियर को फादर ऑफ केमिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस और केमिस्ट्री, यू नो, ओके। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? एंटोनी एल लवाइसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉज दिए। वे जो लॉज थे उनको अब हम डिस्कस करेंगे कि एक लॉ था कंजर्वेशन ऑफ मास, एक क्या था? कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें इस तरह से चल रही थी। देखिए 18th सेंचुरी तक किसी को ये नहीं पता था, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं था कि एटम भी कुछ होता है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं था। ये सब क्या था? एक सोच थी, दर्शन था, मतलब एक फिलोसॉफी थी, कि एक विचार ही था बस कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन इसको किसी ने भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया था। लेकिन एंटोनी एल लवाइसियर के जो 2 लॉज थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, उन्होंने इस चीज़ को समझने में बहुत मदद की कि जो एटम, जो मैटर होता है वह एटम से मिलकर बना होता है। इनका फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अकॉर्डिंग दिस लॉ स्टेट्स दैट mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। मतलब जो द्रव्यमान होता है मास को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, मास को किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही तो बनाया जा सकता है और ना ही तो उसका विनाश किया जा सकता है ना। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट था, सेकेंड लॉ क्या था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें क्या था? इसमें इन्होंने क्या बताया? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दिस लॉ states that in a chemical substance elements are always present in a definite proportion by mass, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। इस लॉ को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। इस लॉ में क्या होता है? यह लॉ हमें यह बताता है कि जो केमिकल सबस्टांसेस होते हैं उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा दूसरे एलिमेंट से जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो वह एक निश्चित अनुपात में करते हैं, तो वह एक अपने द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में ही क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन करते हैं। आई होप दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसको हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए वाटर, एग्जाम्पल H2O मतलब वाटर। देखिए H2O जो है वो हमेशा हाइड्रोजन और H2O में हमेशा हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसका रेशियो 1:8 ही रहता है। मतलब कि
अगर इफ वी डिकम्पोज 9 ग्राम ऑफ वाटर, 9 ग्राम ऑफ वाटर, then we get 1 gram hydrogen and 8 ग्राम ऑक्सीजन। आई होप दोस्तों जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी। देखिए अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो H2O का मॉलिक्यूल होता है उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होता है वह 1:8 का होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है अगर हम 9 ग्राम जल को, अगर हम 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज करें, उसको तोड़ें, उसका क्या करें, विघटन करें, तो उसको तोड़ने पर क्या हमें प्राप्त होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन प्रदान होगा और 8 ग्राम जो है वह ऑक्सीजन प्राप्त होगी। 1 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट लॉ को हम एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई रिएक्टेंट्स हैं x एंड y, ठीक है, x एंड y क्या है, कोई रिएक्टेंट्स हैं और इनसे प्रोडक्ट जो बन रहा है वह x और y बन रहा है। तो मान लीजिए x और y क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। 5 ग्राम x, ठीक है, और 10 ग्राम y। 5 ग्राम x और 10 ग्राम जब y रिएक्ट होते हैं, ये x एलिमेंट है, y एलिमेंट है। x एलिमेंट का जो मास है वो 5 ग्राम है और y एलिमेंट का जो मास है वह 10 ग्राम है। मान लीजिए जब ये कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या होगा, जो एक्स वाई जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जो मास होगा, उसका मास जो होगा इसके और इसके मास के सम के बराबर होगा। मतलब 5 ग्राम और प्लस 10 ग्राम क्या होगा, इसका जो मास होगा वो 15 ग्राम के इक्वल में होगा। ये रिएक्टेंट्स हैं और एक्स वाई क्या है, ये प्रोडक्ट है। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसमें हम जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है उसको पढ़ेंगे। देखिए एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन, जिन्होंने जो मैटर होता है उसके बेसिक नेचर के बारे में एक थ्योरी दी। उसके बेसिक नेचर के बारे में बताया कि जो मैटर होता है उसका बेसिक नेचर क्या होता है। इस नेचर को बताने में उन्होंने जो एंटोनी एल लवासियर और जोसेफ एल प्रॉस्ट द्वारा 2 केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज दिए गए थे, वही लॉज इनकी एटॉमिक थ्योरी का बेसिस बने। ठीक है, तो इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया, जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया। तो पहले हम लिखते हैं हेडिंग, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, मैं बता चुका हूं कि इनकी जो थ्योरी थी वो जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे उन्हीं पर आधारित थी। उन्हीं पर इनका जो बेस था वो केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉज थे। इसलिए इन्होंने सबसे पहले क्या बताया, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। मतलब बताया जो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। सेकेंड थिंग क्या बताई, मतलब पहला क्या बताया, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। जो पदार्थ होता है वह परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। फिर क्या बताया इन्होंने, कहा जो एटम्स होते हैं, एटम्स आर इनडिविजिबल। फिर बताया इन्होंने कि जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं वह इनडिविजिबल होते हैं, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब ये अविभाज्य होते हैं। ठीक, एटम्स जो होते हैं वह अविभाज्य होते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बताया, तीसरी चीज बताई,
एटम्स ऑफ गिवन सबस्टांस आर identical in mass and chemical properties तीसरी चीज इन्होंने क्या बताई कि जो एक कंपाउंड होता है, सबस्टांस में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है। किसी भी एक सबस्टांस के मतलब एक ही पदार्थ के जितने भी एटम्स होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है वो समान होता है और उनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, वो भी समान होते हैं। फिर ये बताते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव different masses and chemical properties। फिर उन्होंने बताया कि जो विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं उनका मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है, और उनके जो रासायनिक गुण भी होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। चौथा क्या बताया, द रिलेटिव एटॉमिक नंबर एंड साइज ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट ऑफ अ गिवन कंपाउंड, तो दोस्तों अब इनके हम जो पोस्टुलेट्स थे इनको समझते हैं। और एक पांचवा क्या बताया इन्होंने, एक और बताया, इन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन स्मॉलेस्ट होल नंबर्स, ठीक। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन स्मॉलेस्ट होल नंबर्स, मतलब जो एलिमेंट्स एटम्स होते हैं, जो तत्व होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वह हमेशा अपने छोटे से छोटे होल नंबर्स में ही कंबाइन होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए H2O क्या है, एग्जाम्पल के लिए H2O मतलब जो इसमें है ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के दो एटम्स के साथ क्या किया इसने, रिएक्शन किया है। दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। इसने इस तरह से कॉम्बिनेशन किया है, मतलब स्मॉलेस्ट होल नंबर्स में। देखिए ऑक्सीजन का एक है तो एक क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, और हाइड्रोजन के क्या है, टू हाइड्रोजन एटम्स हैं। टू हाइड्रोजन एटम्स क्यों हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है, ठीक है। वह 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट शेल में, इसलिए क्या है, इसको संतृप्त करने के लिए ऑक्सीजन को, इसको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, इसलिए यह 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ रिएक्शन करता है। मतलब जैसे ही संतृप्त हो जाते हैं तो वह अपने कम से कम छोटे से छोटे संख्या में, छोटी सी छोटी संख्या में क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, यही कहने का मतलब है, ठीक है। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपकी समझ में, आई होप दोस्तों एटॉमिक थ्योरी आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। एटम को पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एटम होता है, एटम इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। जो एटम होता है वह सभी पदार्थ का, एटम जो है वह सभी पदार्थों का क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब कि वह बेसिक यूनिट है सभी पदार्थों की, जिससे कि सभी पदार्थ मिलकर बनते हैं। देखिए जिस बेसिक यूनिट का क्या मतलब है, बिल्डिंग ब्लॉक का क्या मतलब है, जिस प्रकार से ईंटें होती हैं, ईंटों से दीवार बनाई जाती है, और दीवार से क्या, दीवार से कमरे तैयार होते हैं, और कमरों से क्या है कि मकान तैयार हो जाता है। उसी प्रकार
एटम्स कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल कंबाइन होता है एलिमेंट बनाता है, एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। इसी तरह से, इसीलिए जिस प्रकार से जो एक मकान होता है उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वह क्या होती है, ब्रिक होती है, ईंट होती है। उसी प्रकार से जो मैटर होता है उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है एक अल्टीमेट स्ट्रक्चर होती है, जिसके आगे एटम को और मतलब जिसके आगे पदार्थ को और डिवाइड नहीं किया जा सकता, और जिससे मिलकर की पदार्थ बना होता है उसको हम एटम कहते हैं। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। समथिंग मोर, एक चीज़ और, इसमें क्या है, जो एटम्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, एटम्स आर वेरी स्मॉल। ये चीज़ एक लिख लीजिए नोट में, एटम्स आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। एटम्स जो होते हैं वह बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, वेरी स्मॉल। इनका जो डायमीटर होता है वह नैनोमीटर में होता है। इनका डायमीटर जो है उसको नैनोमीटर में मापा जाता है, नैनोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। इसको एनएम भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में एनएम कहते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁹ मीटर। ओके, आई होप दोस्तों ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, इनके नोमेनक्लेचर को पढ़ते हैं, ठीक है, नेचर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए अब हमने एटम्स को तो पढ़ लिया, ठीक है, एटम्स से अब देखिए एक चीज़ और देखते हैं, एक हम क्रोनोलॉजी देखते हैं कि जो एटम्स है वो किस तरह से कंबाइन होता है, फिर क्या स्ट्रक्चर बनती है। देखिए एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एटम प्लस एटम मिलकर एक, एटम्स कंबाइन होकर एक एलिमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। और कई मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। ये एक क्रोनोलॉजी है, ठीक है। इस प्रकार से एटम्स कंबाइन होते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। एटम कंबाइन होकर एलिमेंट्स बनाते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये इस तरह से है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं इनका नामकरण किस प्रकार से किया गया। देखिए सबसे पहले जॉन डाल्टन साहब ने जो एलिमेंट्स थे उनका नोमेनक्लेचर किया, उनको एक नाम देने का प्रयास किया। इनका प्रयास जो था मतलब उस समय तो थोड़ा विवादित रहा, क्योंकि इन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको किस प्रकार से बताया, इन्होंने एलिमेंट्स का नाम ले लिया, ठीक है, जिस नाम का एक अक्षर ले लिया और उसके साथ एक उसकी यूनिट मतलब एक क्वांटिटी भी ले ली साथ में, ठीक है। मतलब जैसे अगर वो कार्बन को दर्शा रहे हैं तो कार्बन को दर्शाने का उनका क्या मतलब है, एक एटम जो है कार्बन का वो दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो ये क्लासिफिकेशन था, नोमेनक्लेचर था, ठीक है, सॉरी क्लासिफिकेशन नहीं, नोमेनक्लेचर, ये सही नहीं था, ये अप्रोप्रिएट नहीं था, और ये वैलिड भी नहीं हुआ, और ये फेल हो गया, ठीक है। इसके बाद बर्जीलियस ने एक प्रयास किया, जिसमें बर्जीलियस ने बताया, बर्जीलियस ने कहा द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स बी made from one or two letters of the name of the element, name of the element, ठीक है। बर्जीलियस साहब ने बताया, बर्जीलियस ने यह बताया कि जो सिंबल होता है किसी भी एलिमेंट्स का, वह उसके जो नाम होता है, नाम के एक या दो अक्षरों से मिलकर बना हो, ठीक है, एक या दो अक्षरों से मिलकर बनाया जाए, ठीक है। तो इन्होंने यह प्रयास किया कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो नाम हैं वह जो एलिमेंट होता है उसके नाम के एक या दो अक्षरों से मिलकर बनाया जाए, मतलब जो सिंबल है वह क्या हो, उसका एक या दो अक्षरों से मिलकर बना हो। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को इन्होंने क्या कहा, H। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन को Cl से। इस प्रकार से इन्होंने इसको प्रयास किया सिंबल बनाने का, ठीक है। सिंबल कैसे डिजाइन किया जाए, सिंबल पे
इन्होंने इस प्रकार से बताया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब जो है ये जो किसी भी एलिमेंट्स को जो नेम देना होता है, केमिस्ट्री में कोई भी यूनिट देनी होती है, किसी भी मतलब नई खोज जो होती है उस ये सब डिसाइड करता है IUPAC। ठीक है, IUPAC एक संस्था है, IUPAC जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है, ये एक प्रमुख संस्था है जो किसी भी पदार्थ या किसी भी एलिमेंट्स, ठीक है, को नाम या उसकी जो भी और प्रॉपर्टीज होती हैं उसको अल्टर करने का जो एक हक है, जो अल्टर करने का जो अधिकार है वह IUPAC को है। अब जो मॉडर्न नेम्स होते हैं एलिमेंट्स के वो IUPAC ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो IUPAC के द्वारा, IUPAC के अनुसार जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो IUPAC के अनुसार एलिमेंट्स, इनको हम मॉडर्न डे सिंबल्स भी कहते हैं। IUPAC के सिंबल्स क्या हैं, मॉडर्न डे सिंबल्स। मॉडर्न डे सिंबल्स जिसमें क्या था, मॉडर्न डे सिंबल्स में क्या है, जो एटम जो नेम होता है, ठीक है, जो एलिमेंट्स के नेम होते हैं वह उनके स्थान, ओरिजिन, जहाँ पर वह पहली बार पाए जाते हैं उस स्थान के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, उस स्थान के नाम से भी जो एलिमेंट्स होते हैं इनके सिंबल्स दे दिए जाते हैं या इनका नाम दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या हुआ, नेम ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ प्लेस। ठीक है, वेयर दे फर्स्ट फाउंड, ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ प्लेस, वेयर फाउंड, they were found first time। फॉर एग्जाम्पल कॉपर जो है, कॉपर सबसे पहले कहाँ मिला था, साइप्रस में, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, कॉपर। ठीक है, कॉपर सबसे पहले कहाँ मिला था, साइप्रस में, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, कॉपर। ठीक है, और जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके जो नाम होते हैं वह उनके कलर्स की वजह से भी दिए जाते हैं। कुछ एलिमेंट्स के जो नेम होते हैं वह उनके कलर की बेसिस पर भी उनका नेम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए गोल्ड, जो गोल्ड है उसको गोल्ड क्यों कहा गया, क्योंकि गोल्ड का इंग्लिश में मीन होता है पीला, गोल्ड का इंग्लिश में मीन होता है येलो, इसलिए जो गोल्ड होता है उसको, गोल्ड जो होता है, एक जो गोल्ड मेटल होती है, जो धातु होती है सोना, उसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। पीले रंग की वजह से ही गोल्ड को क्या कहा गया, गोल्ड नाम दे दिया गया, क्योंकि गोल्ड का इंग्लिश में मीन होता है येलो, पीला। ठीक है, तो सम ड्यू टू बेसिस ऑफ कलर, देखिए कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं उनका नाम किसकी बेसिस पे दिया जाता है, ड्यू टू बेसिस ऑफ कलर, ड्यू टू बेसिस ऑफ कलर। ठीक है, कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं उनका नाम कलर की भी बेसिस पे दिया जाता है, जैसे गोल्ड। ठीक है, गोल्ड जो है उसको गोल्ड नाम दिया गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि गोल्ड जो है, गोल्ड का इंग्लिश में मीन क्या होता है, गोल्ड का इंग्लिश में मीन होता है येलो, गोल्ड का इंग्लिश में मतलब होता है पीला, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसीलिए इसको गोल्ड कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यह जानते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो तत्व होते हैं उनका जो नाम होता है वह कलर की भी बेसिस पर दिया जा सकता था। नेम तो हो गया, अब जो इनके सिंबल्स हैं, सिंबल्स किस प्रकार से दिए गए हैं, सिंबल्स जो हैं, सिंबल्स आर टेकन फ्रॉम फर्स्ट लेटर, फर्स्ट और सेकेंड
लेटर, सेकेंड लेटर फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन जैसे एक नेम है, एलिमेंट्स का नेम है, तो इसका सिंबल क्या होगा, H, कैपिटल H। कैपिटल H क्यों, क्योंकि अब हमने क्या पढ़ा कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनके जो सिंबल्स होते हैं वह जो उनका नाम होता है उसके पहले अक्षर या दूसरे अक्षर से मिलकर बन सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, तो इसलिए हाइड्रोजन जो है उसका H सिंबल क्या है, H, ठीक है। दूसरा है हीलियम, मान लीजिए हीलियम, तो हीलियम का सिंबल क्या होता है, He, तो मतलब यह क्या है, एक या दो फर्स्ट और सेकंड लेटर से मिलकर बने हैं, ठीक है। अगली चीज और क्या है, जो सिंबल्स होते हैं वह फर्स्ट लेटर और उस एलिमेंट्स के नेम के किसी भी लेटर के बाद, फर्स्ट लेटर के बाद का कोई भी लेटर हो उससे भी मिलकर बन सकते हैं। तो ठीक है, सिंबल्स में टेकन फ्रॉम first and the later appeared in the name, ठीक है, appeared in the name, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए जिंक, जिंक का जो सिंबल होता है Zn होता है। देखिए Zn में क्या हम देख रहे हैं कि जो Z है वो फर्स्ट लेटर है और जो N है वह सेकेंड लेटर ना होकर क्या है, थर्ड लेटर है। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि जो सिंबल्स होते हैं वह फर्स्ट लेटर और कोई दूसरा लेटर, फर्स्ट लेटर या कोई और लेटर जो कि नाम में आया हो, ठीक है, उससे भी क्या हो सकते हैं, उससे भी मिलकर बन सकते हैं, ठीक है, उससे भी मिलकर बन सकते हैं, ठीक है। जिंक हो गया, क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन जो है क्या है, और इसका जो सिंबल होता है Cl होता है, क्या होता है, Cl होता है। ऐसे ही बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस तरह से इनका नोमेनक्लेचर किया गया है या इस तरह से इनके सिंबल्स को डिजाइन किया गया है। आई होप दोस्तों ये चीज आपकी सिंबल्स वर आल्सो टेकन from the names of elements in Latin, Greek and German, Latin, Greek और जर्मन। Symbols were also taken from the names of elements in Latin, Greek and German। देखिए इन तीन भाषाओं से भी जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स लिए गए हैं, ठीक है, इन तीन भाषाओं से भी क्या है, जो इनके सिंबल्स हैं वह लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन, देखिए आयरन जो है, आयरन का सिंबल होता है Fe, आयरन का आयरन का सिंबल होता है Fe। Fe क्यों होता है, क्योंकि Fe एक लैटिन वर्ड है, Fe क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है फेरम, लैटिन के फेरम से लिया गया है, इसीलिए इसको लैटिन में आयरन को फेरम कहते हैं, ठीक है, लैटिन में आयरन को फेरम कहते हैं, इसीलिए जो आयरन का सिंबल होता है वह Fe होता है, ठीक है, Fe हो गया। और हमारे पास इसी तरह का क्या है, सोडियम, तो सोडियम है, इसका सोडियम का सिंबल होता है Na क्यों होता है, क्योंकि सोडियम को लैटिन में नेट्रियम कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से पोटेशियम का सिंबल होता है K क्यों होता है, क्योंकि पोटेशियम को लैटिन में कहते हैं कैलियम, ठीक है, इसको लैटिन में कैलियम कहते हैं, इस तरह से इसका सिंबल जो होता है
के होता है। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। सोडियम का सिंबल जो होता है एस ना होकर क्या होता है, Na होता है। क्यों Na क्यों होता है? क्योंकि लैटिन में सोडियम को नाइट्रियम कहा जाता है। जो हमने पॉइंट्स समझे, ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इन सभी पॉइंट्स को पढ़ने के बाद या बताने के बाद एक निष्कर्ष निकलता है। ईच एलिमेंट, ये स्टार बना के लिखेंगे, ईच एलिमेंट हैव a each element have a name and a unique symbol। क्या है? प्रत्येक जो तत्व होता है उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है और उसका एक डेफिनिट या यूनिक सिंबल होता है। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इस तरह से हमें चीज़ें समझने की आवश्यकता थी। ये जो हमारे वीडियोस जो है टोटली एनसीईआरटी पर बेस्ड है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो एनसीईआरटी है। ठीक है, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।